पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के सिंपल डेफिनेशंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, थ्योरेटिकली हमने उसको समझा था। उसके बाद लास्ट में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना फोर्स उस पर लगेगा। तो अगर हम फोर्स की बात करें, जैसे हमने मान लिया कि जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दिस इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रखा है। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी अगर सेम हो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनको हम पैरेलल लाइंस के साथ शो करते हैं, और डिस्टेंस जो होता है सबके बीच में इक्वल होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रहा है, वो हमारी मिस्टेक है। अब बस इतना समझ जाओ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने कोई चार्ज रख दिया, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने देखा था कि जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे, जब हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखा, तो इस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका मैग्नीट्यूड होता है क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई के बराबर। अगर हम यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये माइनस क्यू हमने रखा, इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कुछ ऐसा निकल के आता था क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। और हमने बोला था कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, ये आप याद रखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर फोर्स लगता है। और ये फोर्स किस पे लग रहा है? चार्ज क्यू पे, जो कि ई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बारे में आप लोग जानते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग उसके डायमेंशन को डिफाइन नहीं कर सकते, ना तो उसमें कोई लेंथ होगा, ना तो उस पर कोई एरिया होगा, ना तो वॉल्यूम, कुछ भी नहीं, सिंपल एक पॉइंट। तो जैसे हम मान लें कि ये कोई रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने रीजन मान लिया, ये किसी चार्ज का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने माना कि वो जो चार्ज है अपना, वो चार्ज है ये चार्ज है Q, ठीक है। अब इस चार्ज Q का ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में फैला हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है कोई, और उस पॉइंट को हमने बोल दिया कि यहाँ पे लेट्स से कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें ये पता करना है कि फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है। तो सबसे पहले तुझे हमने बोला था कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वहाँ पे एक आप टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, और वो टेस्ट चार्ज इस चार्ज Q ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसको मेज़र करेगा। तो चलिए ठीक है, जहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए और उसको हमने बोल दिया Q0, उसको हमने बोल दिया Q0, एक टेस्ट चार्ज लेके आए, चूँकि ये पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको भी अगर हमने पॉजिटिव मान लिया तो आप बोलेंगे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम ये मान लें कि ये जो डिस्टेंस था ये R डिस्टेंस है, यानी R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस को हमने R मान लिया, तो पहली बात तो ये है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, प्लस Q और ये प्लस Q0, और वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया F, ठीक है। अब इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि फोर्स, यहां पर हम लिखेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन, इस पे प्लस Q0 ड्यू टू ये प्लस Q, इस प्लस Q की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू K, और ये हो गया Q मल्टीप्लाइड बाई Q0 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। फिलहाल अभी हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सिंपल जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये तो हो गया फोर्स। हम इसको K को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q0 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। तो ये तो फोर्स हो गया ये दोनों चार्जेस के बीच का। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे, जो कि इस चार्ज से R डिस्टेंस पे है, और वहाँ तक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फोर्स पर यूनिट ये टेस्ट चार्ज आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाई वो जो चार्ज हम लेके आए थे Q0, और F की वैल्यू फाइनली यहाँ पे आप रखिए, तो ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और एक आपका पहले से यहाँ पे Q0 है, ये हो गया Q0 कैंसल आउट हो गया,
तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली E इज इक्वल्स टू वो निकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो हमने देखा चार्ज Q की वजह से एट ए डिस्टेंस R जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका जो इंटेंसिटी होती है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जनरल फॉर्म में सिंपल हमने लिखा है। अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म की तो चलो इसको हमने R वेक्टर मान लिया, ये हो गया R वेक्टर और इसी की डायरेक्शन में R कैप आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, सॉरी R कैप आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये फोर्स वेक्टर हो गया। अब सबको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमने वेक्टर लगा दिया, ये जो फोर्स है वो R कैप की डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हमने R कैप लगा दिया, ये हो गया फोर्स वेक्टर, जहाँ पे आपने R कैप लगा दिया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइनली अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किधर, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पे। और पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में, R कैप की डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी R कैप की ही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया सिंपल R कैप। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आगे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, R कैप को आप लिख सकते हैं वेक्टर R डिवाइड बाई उसका जो मैग्नीट्यूड होता है। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई, इसको अगर हम लिखें वेक्टर R बाई इसका मैग्नीट्यूड R, तो पहले से R स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं ना कि R कैप इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर R डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो हमने लिखा वेक्टर R डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड R, तो पहले से R स्क्वायर है तो ये हो जाएगा R क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पॉइंट चार्ज है उसका एक्सप्रेशन यही है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब कि चार्ज से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ पे थोड़ा सा कम, ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाता है। और फाइनली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहाँ, तो फाइनली कहीं जाके इनफाइनाइट पे जीरो होगा, क्योंकि जब R की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी तो E की वैल्यू टेंड्स टू जीरो होगी। और एक बात आप समझ लीजिए, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज हमने यहाँ पे रखा और 1000 किलोमीटर दूर इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म्स होता है। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी नाम का कोई शब्द नहीं होता, बस जिन चीज़ों को हम डिफाइन नहीं कर पाते उसको हम इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो इन्फिनिटी ज़रूरी नहीं कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, हो सकता है किसी चार्ज के लिए उसका इन्फिनिटी 1 मीटर बाद ही आ जाए, हो सकता है किसी चार्ज के लिए उसका इन्फिनिटी 50 सेंटीमीटर बाद आ जाए, वो डिपेंड करता है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ये जो पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसके बीच के अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ सिंपल सा इसका निकल के आता है, उसको आप समझ लीजिए। इसका ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है, आप देखेंगे इस पे हमने वर्टिकल एक्सिस पे हमने E ले लिया, इस पे हमने R को ले लिया डिस्टेंस को, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा निकल के आता है। ये ग्राफ कभी R को टच नहीं करता। ये जब इन्फिनिटी होती है ना R की वैल्यू, तो फिर ये ग्राफ कहीं जाके हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। ये एसिम्प्टोटिक होता है, यानी हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं जीरो होने वाली है। तो ये ग्राफ हो गया, ग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको याद रहना चाहिए। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ अगर पढ़ा हो तो वहाँ पे देखा होगा कि अगर y इज इक्वल्स टू 1/x है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये बन गया। इस पे हमने y ले लिया, इस पे अगर हमने x ले लिया, तो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1/x या फिर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन x स्क्वायर हो जाए तो यही ग्राफ थोड़ा सा स्टीपर हो जाता है, ये थोड़ा सा ओरिजिन के टूवर्ड्स बेंड हो जाता है। तो जो हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है ये है आपका y इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ, और इसी शेप का ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये तो चार्ज सिंगल था, मल्टीपल चार्जेस की वजह से जब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो जैसे हमने फोर्स में देखा था कि फोर्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, वैसे ही यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। यानी किसी सिस्टम में अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हों और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले हम ये पता कर लें कि हर एक इंडिविजुअल चार्ज वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और सबको वेक्टोरियली हम लोग ऐड कर दें, तो वो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है उस पॉइंट पर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बट आगे हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई ऐसी बॉडी जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट ना हो कि कंटिन्यूअस हो। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ये दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद चार्ज डेंसिटी, उसी में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। और चार्ज डेंसिटी का एक कन्वर्जन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशंस में काम आता है। जैसे अगर आपको लैम्डा को कन्वर्ट करना है सिग्मा में, सिग्मा को रो में कन्वर्ट करना है, एक चार्ज डेंसिटी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।